दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? स्टेप्स थ्रू विच सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस, मतलब वो स्टेप्स जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर वजूद में आता है, जिनसे गुजरने के बाद सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, बनता है, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहलाता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको आज हम क्विकली देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल का अगर आप फ्लो देखें तो सबसे पहले बिल्ड फर्स्ट वर्जन, आप एक वर्जन बनाते हैं, मॉडिफायर अंटिल क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। तो आप एक वर्जन बनाते हैं और वो आप आगे क्लाइंट को दिखा देते हैं। अब क्लाइंट उसमें बोलता है नहीं इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जैसे जैसे वो बोलता रहता है आप उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हो, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई डिटेल इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं। बस आपने उसको दे दिया है क्लाइंट को, वो बोले यार हाँ इसमें ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो ऑपरेशन मोड तक चले जाता है। सही है, ऑपरेशन मोड से भी आप देखेंगे तो वहाँ से भी एक फीडबैक आ रहा है, यानी कि वहाँ से भी जब इसको प्रोडक्शन में चला जाता है तो वहाँ से भी क्लाइंट के पास क्लाइंट वापस रिक्वायरमेंट लेके आता रहता है कि यार इसमें जो है वो ये पॉपअप बीच में डाल दो, इसमें आखिर में फीडबैक डाल दो, इसमें आखिर में यूँ कर दो, उसके शुरू में ऐसा कर दो। ये नहीं कि जब वो रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आगे जाके जो हम मॉडल देखेंगे उसमें भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन की बात नहीं हुई, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हुई, और तो इसका मसला ये होता है कि बहुत ही प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ होता, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि डेवलपर का टाइम बहुत लग रहा होता है, फरमाइशें चल रही होती हैं क्लाइंट की और वो उस हिसाब से काम कर रहा होता है। और फरमाइशें तो जाहिर सी बात है कि काम जो किया जाता है वो क्लाइंट की फरमाइश से ही किया जाता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है जहाँ पे हर चीज़ डिसाइडेड होती है, जहाँ पे हर चीज़ प्लान्ड होती है, हर चीज़ की कॉस्ट भी आपके पास उसके हिसाब से होती है। लेकिन जब जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे जो है मुश्किलात भी होंगी, और फिर जब इस किस्म के प्रोसेस से गुजर के कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उसकी मेंटेनेंस। और जब मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होगी तो उसकी एक सर्टेन लाइफ होगी और उसके बाद वो रिटायरमेंट की तरफ भी चला जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे ऑपरेशन मोड से मॉडिफाई करना बार बार पॉसिबल नहीं होगा और बोला जाएगा कि अब हम इसको दोबारा डेवलप करेंगे, क्योंकि अब ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है और अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो अब हमें इसको रिटायर करना पड़ेगा और एक नया बनाना पड़ेगा। तो ये वो तरीका है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। उसके बाद हमारा जो अगला मेथड है वो वाटरफॉल मेथड है। कहा जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेथड इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। दिस इज़ वाटरफॉल मॉडल। इट इन्फोर्स डिसिप्लिन अप्रोच को ये इन्फोर्स करता है, क्योंकि उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है डिज़ाइन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो उसकी मेंटेनेंस भी ईजियर होती है, क्योंकि आपको पता है क्या चीज़ कहाँ लिखी है और कहाँ जाके क्या चेंज करना है, कौन सा मॉड्यूल कहाँ लगा हुआ है और किस मॉड्यूल पे चेंज करने का इम्पैक्ट कौन कौन से अदर मॉड्यूल्स पे आएगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ वेल डिफाइंड होती हैं, तो उसको मैनेज करना, इसकी मेंटेनेंस आसान होती है। उसके अलावा फिर हमारे पास सिक्वेंशियल मॉडल आ जाता है। सिक्वेंशियल मॉडल में ये एक सिक्वेंशियल मॉडल है। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले एक स्टेप एग्जीक्यूट होगा, फिर अगला। अब ये जो हमारे जितने भी स्टेप्स आते हैं राइट पे जो हमें प्रोसेस डायग्राम नज़र आ रही है, ये सब स्टेप बाय स्टेप है और ब्लॉकिंग स्टेट में, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं। क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद आपने अपने स्टेप्स परफॉर्म किए और फिर उसको आपने क्लाइंट्स को पकड़ा दिया कि भाई ये हो गया। तो ये सारी ब्लॉकिंग स्टेट है कि जब पहली फेज़ कंप्लीट होगी फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, एंड में पूरा सॉफ्टवेयर बन के खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब फेजेस क्या है, रिक्वायरमेंट्स की क्या होती है भाई? एक रिक्वायरमेंट की मीटिंग होती है जिसमें रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती है, उसमें आपको बताया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की तरफ से। अब क्लाइंट की जो मीटिंग होती है रिक्वायरमेंट्स की, उसमें डेव भी होते हैं, उसमें क्यूए भी होता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उसमें टेक्निकल राइटर्स भी होते हैं जो कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर ले। क्यूए क्यों होता है? क्योंकि उसको टेस्टिंग करनी है कि क्या कमिटेड हुआ था, डेव क्या कर रहा है, उसने वो डिलीवर किया है जो नहीं किया है, जो कि शुरू में एक्सपेक्टेशन थी, वो उसको डॉक्यूमेंटेशन से देख के वेरीफाई भी कर लेता है। कुछ चीज़ें वो अपनी मेमोरी से भी रिकॉल कर लेता है, जहाँ पे उसको कमी होती है वो डॉक्यूमेंटेशन देखता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही है। उसके बाद जो है वो सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, उसकी सारी प्लानिंग वगैरह होती है, उसको ऑन पेपर लिखा जाता है, उसकी ब्लॉक डायग्राम्स, उसके मैसेजेस फ्लोज, ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि उसके जो है वो उसके कोड लिखना और उसको टेस्ट करना और फिर लिखना, ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग को एक वही बात है जो हमने पहले पढ़ा था कि एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, जो जहाँ कोडर उसको लिख रहा है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर उसने और
उसने उसको डिज़ाइन कर दिया, उसने उसको लिख दिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग में वो उसकी जो कोडर है वो उसकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा, उसने जो जो मॉड्यूल्स बनाया है वो उनको टेस्ट करेगा, वो उसको कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होने के बाद वो इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में चलेगा। ये यूनिट टेस्टिंग ये है कि एक सॉफ्टवेयर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो वो मॉड्यूल को जब उन मॉड्यूल्स को सॉफ्टवेयर को आप डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स में मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लें, तो जब वो छोटी छोटी मॉड्यूल्स की जो टेस्टिंग होगी वो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है, और जब उनकी कंबाइंड एज अ होल उसकी टेस्टिंग होती है वो तो वो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग होती है। सही। उसके बाद हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मोड में चले जाते हैं। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग के बाद ये क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो क्लाइंट मेंटेनेंस मोड में आपके पास लेकर आएगा। उसके बाद अपडेट और रिक्वायरमेंट वेरीफाई करना, ये हम इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग के फेज़ में भी ये काम हो रहा होता है। उसके अलावा ये काम ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अंदर भी काम हो रहा होता है। उसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो इस लेवल की भी हो सकती है कि हम रीडिज़ाइन कर सकें सिस्टम को। तो वही बात है कि पहले जो है वो ये होता था कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो एक दफ़ा डिज़ाइन हो गया तो हो गया, उसमें इवॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो उसका आर्किटेक्चर से लेके उसकी हर चीज़ जो है वो मॉडिफाई हो सकती है। तो ये सिक्वेंशियल प्लानिंग होती है, यानी कि एक के बाद एक स्टेप्स में काम होता है। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की हमने बात कर ली है कि वो आप इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर रहे हो। आप वो इंडिविजुअल यूनिट की जो टेस्टिंग होती है उसमें एक फंक्शनल टेस्टिंग होती है, जिसमें आपके फीचर्स को आप टेस्ट करते हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, उसमें कोई डिलेज तो नहीं आ रहे, उसके सारे जो बटन्स हैं, उसके जो लिंक्स हैं, उसमें तो कोई क्लैश नहीं है, वो अपना जो भी एक्शन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग में और वॉल्यूम टेस्टिंग के अंदर ये देखा जाता है कि कभी ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए, कभी कोई डीबी रिक्वेस्ट बड़ी क्वांटिटी में आ जाए, वॉल्यूम में आ जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें किस तरीके से एप्लीकेशन हैंडल कर रही है। तो ये सारी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हम टेस्टिंग के अंदर कवर करते हैं। वाटरफॉल मेथड के बाद हमारे पास है रैपिड प्रोटोटाइप मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटोटाइप बना के जाती है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहा है भाई, तो आप उसको बोलते हैं कि अच्छा हम आपको कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट मॉडल, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। लेकिन इसमें ये होता है कि हम क्लाइंट को प्रोटोटाइप दे देते हैं, बोलते हैं भाई ये देखो यही है, वो क्लाइंट कहता है कि नहीं ये तो नहीं है, फिर आप उसको उसके आप बोलते हैं अच्छा इससे कितना सिमिलर है। उसने कहा कि हाँ ये थोड़ा सिमिलर है, इसमें ये चीज़ें चेंज कर दो। अब आप उससे पूछते हो ये प्रोटोटाइप ठीक है, उसने बोला हाँ ये चीज़ चाहिए मुझे। तो प्रोटोटाइप इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे मॉडल हाउस होता है हमारे पास, उसी तरह की एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट होती है, वो हम क्लाइंट से अप्रूव करा लेते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो थ्रो अवे मॉडल होगा या फिर ये रीयूज़ मॉडल होगा। थ्रो अवे मॉडल में होता है कि प्रोटोटाइप बनाया आपने, उसको फेंक दिया, आपको समझ में आ गया भाई ये जो चीज़ क्लाइंट चाह रहा है हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो ये आपका थ्रो अवे मॉडल होता है। और एक रीयूज़ मॉडल होता है कि आपने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से काम किया होता है और आपने क्लाइंट्स का भी इनपुट ले लिया और उसने भी इसको ओके कर दिया, तो आप उसी को ही कंटिन्यू करके उसी के ऊपर बिल्ड करते हो, तो ये आपका रीयूज़ मॉडल होता है। बाकी जो इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके अंदर वाटरफॉल मेथडोलॉजी ही आगे फॉलो होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल ये है कि दो कंपनीज हैं, उनका आपस में एक प्रोजेक्ट हुआ, अब दोनों को कोई रिलीज़ करनी है, दोनों का पार्टनरशिप हो गई और वो न्यूज़ रिलीज़ हो गई। अब न्यूज़ मार्केट में आ गई, अब सबके दोनों कंपनीज़ के क्लाइंट्स पूछेंगे कि आपके जो पार्टनरशिप के जो एक प्रोडक्ट आ रही है जहाँ पे आप दोनों कोई जॉइंट वेंचर है, वो कब रिलीज़ कर रहे हो आप। तो अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है, क्लाइंट्स ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया है और आपने अपनी रिलीज़ भी अर्ली करनी है, तो आप कहते हैं कि यार हम ऐसे करते हैं कि इसको फर्स्ट फेज़ में इसके हमारे पास अगर टोटल 10 फीचर्स हैं तो 4 फीचर हम रिलीज़ कर देते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि फ़ेज़ वाइज अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ब्रेक कर लेते हैं कि पहले फ़ेज़ में 4 फीचर्स, सेकेंड फेज़ के अंदर 4 फीचर्स और थर्ड फेज़ में फिर हम ये 2 फीचर्स जो हैं उसमें आप प्रायोरिटाइज़ करवा लेते हैं कि कौन से 4 ऐसे फीचर्स हैं जो कि मस्ट हैव है, जिनके बगैर एप्लीकेशन चल नहीं सकती। तो उन फीचर्स को आप डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद पहले फेज़ में, अब इसमें इस तरह फेज़ वाइज आप पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक कर लेते हैं और जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे हर मॉड्यूल के लिए रिपीट होते रहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। यानी कि आपने अपने मेगा बिग प्रोजेक्ट को स्मॉल मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लिया है, उसको फेजेस में कर लिया, हर फेज़ के अंदर ये सारे मेथड्स फॉलो होंगे और वो रिलीज़ होंगे और उनकी भी हर फेज़ की मल्टीपल रिलीज़ होंगी। यानी कि फ़ेज़ वन रिलीज़ वन, फ़ेज़ वन रिलीज़ टू, इस तरह रिलीज़ एंड तक उसकी जैसे जैसे उसमें इवॉल्व होता जाएगा। जब वो फ़ेज़ वन मैच्योर हो जाएगा
तो फिर वो हम फ़ेज़ टू में उसकी जो भी है वो फ़ेज़ टू के पैचेस में रिलीज़ जो भी नोट्स होंगे वो उसमें हम बता देंगे जो भी चीज़ होगी, तो इस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। इसकी बुलेट्स देख लेते हैं। बुलेट्स में जो है रिक्वायरमेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, डेव इज़ डन आइटरेटिवली, क्योंकि इसमें बार बार काम होना होता है कि तो हम जो भी चीज़ें अगर एक मॉड्यूल की कमी फ़ेज़ वन में रह गई तो उसको फ़ेज़ टू में कवर करने के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट आइटरेशन में काम हो रहा होता है। ईच रिक्वेस्ट पासिस थ्रू ऑल दीज फेजेस 5 to 25 बिल्ड्स एक एवरेज इन्होंने बता दिया कि जिसमें भी प्रोडक्शन में आने के काबिल हो जाता है एट एन एवरेज। बहुत अच्छा काम हो रहा है तो 5 बिल्ड में, वरना 25 बिल्ड्स के अंदर नॉर्मली इसको हो जाना चाहिए प्रोडक्शन लेवल के ऊपर। ईच आइट्रेशन फेज इज रिजिड, नो ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, यानी कि ये जो आपका जो भी है इसमें ये नहीं कि फ़ेज़ वन का काम फ़ेज़ टू में जा रहा है, ये सब फ़ेज़ टू में जो कमिट किया है वो फ़ेज़ टू में देना है, जो फ़ेज़ वन में दे दिया है कमिट कर लिया वो फ़ेज़ वन में दे देना आपने। ये नहीं है कि हम उसको आगे लेके जा रहे हैं कि नहीं अभी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, नहीं नहीं इस तरह से नहीं होना। जो चीज़ कमिट कर ली है वो आपने एसिडस देनी है। अच्छा, जब ये यूज़ व्हेन क्लाइंट डिमांड फॉर एन अर्ली रिलीज, जब क्लाइंट किसी भी अर्ली रिलीज़ के लिए डिमांड करता है। अच्छा, डिलीवर पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट और एट ईच स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेक्सिबल है, जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल है, कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस आ रही हैं तो फ्लेक्सिबल है। लेस कॉस्टली है क्योंकि प्लान करके किया हुआ फेजेस में काम हो रहा है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाती है उस सॉल्वेंट्स में क्या लें आप, तो आपके लिए इसकी कॉस्ट भी कन्वीनियंटली होता है इन टर्म ऑफ कॉस्ट। और इसमें लेकिन गुड प्लानिंग और डिज़ाइन जो है इसकी बहुत ज़रूरत है, वरना आपका प्रोजेक्ट मैस हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। तो आपको जो है वो इसको बहुत ही प्लानिंग के साथ लेके चलना है। इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि जैसे कि करीम और कोई फूड पांडा आपस में पार्टनरशिप कर लें। अब वो जब दोनों का जॉइंट वेंचर है तो इस हिसाब से एप्लीकेशंस भी चेंज होंगी आपकी, दोनों साइड पे सॉफ्टवेयर भी चेंज हो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगी। तो अगर उनका कोई मर्जर हो जाता है या किसी भी दो टेक्नोलॉजी कंपनीज का मर्जर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको उसकी रिलीजेस देनी पड़ेंगी। तो ये जो पॉइंट है कि जहाँ पे अर्ली रिलीज रिक्वायर्ड है वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एजाइल आ जाता है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाला मॉडल है। इसमें वही फेजेस हैं लेकिन ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और इसमें आप बिल्कुल ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के बहुत क्लोजली काम कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पे इतना एम्फेसाइज नहीं होता क्योंकि क्लाइंट आपके साथ होता है, लेकिन हाँ चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए आप अपनी रेंट पे, ताकि आप उसकी मेंटेनेंस आसान हो, आप फिर भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करते हो। लेकिन इसमें फोकस ये होता है क्योंकि आप क्लाइंट के साथ क्लोजली काम कर रहे हो तो क्लाइंट आपको क्या इनपुट दे रहा है, क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें स्ट्रेस डिलीवरी है और इसमें जो है डिलीवरी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है बजाय इसके एनालिसिस और डिज़ाइन। एनालिसिस का फेज़ भी है इसके अंदर, डिज़ाइन का फेज़ भी है, प्लान और डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसमें डिलीवरी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है। आप बोलेगी कि यार ये दो तीन चीज़ें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा क्योंकि मुझे डिलीवरी डेट को मीट करना है, इसका लॉन्च को मीट करना है और लॉन्च के पीछे जो है आपने भागते रहना है, इसलिए ये चीज़ में की जो वो डिलीवरी है उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज है इसके अंदर। एक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, क्लोजली काम कर रहे होते हैं। जो लीड होता है वो क्लाइंट से कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में होता है। इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन अदर देन प्रोसेस एंड टूल्स, प्रोसेस और टूल्स को जो यूज़ करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे भी इंटरेक्शन हो रही होती है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दिस पॉइंट। उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होती है, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है, मिलजुल के काम होता है, क्लाइंट भी साथ बैठा होता है। क्विक रिस्पॉन्ड टू चेंज, क्लाइंट कोई भी चेंज लेकर आया। अच्छा, इसमें जो है ना वो इसको जो है वो हम स्प्रिंट्स में भी ब्रेक कर लेते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि 4 वीक्स की एक स्प्रिंट होती है तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं कि यार इस स्प्रिंट में नहीं हो रहा, चलो आप एक महीना वेट कर लो, हम उसको अगली स्प्रिंट में आपको दे देते हैं। तो 4 वीक की अगर एक स्प्रिंट है तो आप उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको रिलीज़ कर देते हो। अच्छा, यहाँ पे एजाइल और वाटरफॉल का डिफरेंस है, आप डिफरेंस देख लें। फेजेस ऑलमोस्ट सेम ही हैं, डिज़ाइन है, डेवलप है, टेस्ट है, डिप्लॉय है, मेंटेनेंस है, सारे आपको वही सिमिलर ही स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अजाइल में क्या होता है कि आप कस्टमर से प्रोजेक्ट लेकर आते हो, रिक्वायरमेंट लेकर आते हो, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, फिर उसको डिलीवर करते हो। तो अजाइल और वाटरफॉल में इसमें फ़र्क ये है कि आप एक आइट्रेशन की छोटे उसको भी आपने मॉड्यूल्स में, जैसे हमारा इंक्रीमेंटल मॉड्यूल हमने पीछे देखा था उसी तरीके से ही अजाइल काम कर रहा होता है। बार बार ये साइकिल चल रहे होते हैं, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल और इसमें इवॉल्व हो रहा होता है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं, नॉर्मली ये हाई पेड भी होता है क्योंकि जाहिर सी बात है डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये ज़्यादा फॉलो होता है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका पूरे कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो एक प्रोडक्ट पे ऊपर बेस कर रही है।
तो वो उसको बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है, उसमें टेस्टिंग उसकी बार बार होनी है, उसके बग्स आ रहे हैं, उसके रिलीज़ के नए रिलीज़ में जो भी क्लाइंट्स ने डिफरेंट चेंजेस बताए हुए हैं, हर क्लाइंट के हिसाब से नए चेंजेस डालने हैं उसके अंदर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता है, ये इंक्रीमेंटल होता है परसेंटली। अब आपको पता है कि वाटरफॉल मेथड इंक्रीमेंटल नहीं होता, सही है, तो ये इंक्रीमेंटल है। परसेंट इसको आप ब्रेक कर लेते हैं इंटू मॉड्यूल्स, सही, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, वाटरफॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये, इन अ सेंस कि आप क्लाइंट के साथ क्लोजली काम करो, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं डेली के हिसाब से, आपकी मास्टर बिल्ड्स बन रही हैं, सही है, आप उसको स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए फिजिबल होता है, या प्रोडक्ट बेस के अंदर ये ज़्यादा सूटेबल है, प्रोडक्ट बेस कंपनीज के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैन बी फिक्स इन मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी फिक्स है वो आप बोलेंगे सही, आप वेट करें, हम उसको अगली स्प्रिंट में लेकर आते हैं। इसकी प्लानिंग बहुत जल्दी होती है क्योंकि इसमें डिलीवरी के ऊपर सारा फोकस है, नो और लेस डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर होती है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वेरी सिमिलर टू अजाइल कॉन्सेप्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि डिटर्मिन फीचर्स, इसमें आप क्या करते हैं कि आप फीचर्स को डिटर्मिन करते हैं, उसको स्टोरीज़ में ब्रेक डाउन करते हैं, वो स्टोरीज़ के अंदर फिर क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट आपको बताता है कि ये स्टोरीज़ मिली, इसलिए इसमें ये स्टोरीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको पहले कवर करना है। उन स्टोरीज़ को इन स्प्रिंट में आप प्रायोरिटाइज कर देते हो कि भाई फर्स्ट स्प्रिंट में ये 4 स्टोरीज़ हैं, इनके ऊपर हमें काम करना है, इन्हीं पे फोकस करना है, इसी की डिलीवरी के ऊपर हमें एम्फसाइज करना है, सही है। एस्टिमेट ड्यूरेशन कॉस्ट ऑफ ईच फीचर, आपने हर फीचर की जो है ना वो कॉस्ट भी बताया होता है, ड्यूरेशन भी बताया होता है, कब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। क्लाइंट सेलेक्ट स्टोरीज ये डिस्कस हो गया। बिल्ड डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क, बिल्ड हर बिल्ड की जो है ना वो स्मॉल टास्क के अंदर आप उसको डिवाइड किया हुआ होता है। टेस्ट केसेस आपके पहले से ड्रॉप हुए हुए होते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग विद टीम्स होती है, यानी कि स्मॉल टीम्स इसमें जो है वो आपकी बनी हुई होती हैं, प्रोजेक्ट टीम्स होती है जिसमें मल्टीपल जो मॉड्यूल्स होती हैं उन सब के डेवलपर्स एक टीम का पार्ट होते हैं, वो छोटे छोटे जो है वो पीसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और दिस इज़ अ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। CI/CD की पाइपलाइंस के बारे में सुना है, तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ये कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है क्लाइंट, वैसे वैसे आप उसको बिल्ड में डाल डाल के रिलीज़ करते जा रहे हो, मतलब डेली के हिसाब से बिल्ड अपग्रेड होती है, वो अलग डेली की आपकी मास्टर बिल्ड ही अलग हो रही होती है कि CI/CD की पाइपलाइन है, आज जो भी डेवलपमेंट हुई आपने वो अप्रूव कराई, उसको जो भी आर्किटेक्ट है वो उसको अप्रूव करता है, वो उसको ओके कर देता है, और वो जाके आप रिलीज़ कर देते हो, तो आपकी डे के हिसाब से रिलीज़ होती है। वो अलग बात है कि वो QA उसको फेल कर दे ओवर द नाइट अपनी टेस्टिंग की पाइपलाइन के अंदर, वो बता दी कि भाई इसमें ये बग्स है, तो अगले दिन आप उसके ऊपर फिर काम करोगे। अगर QA की आपने CI के अंदर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन तो आप कर रहे हैं, फिर जब उसको टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद QA ने उसको अप्रूव कर दिया, तो आप प्रोडक्शन के अंदर आप जाके उसको इंटीग्रेट कर दोगे। दिस इज़ व्हाट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज़। आजकल ज़्यादातर जगहों भी यही फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन भी है, इसमें फास्ट प्रोग्रामिंग भी है, और इसमें जो है वो डिलीवरी के ऊपर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोर होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, सेकंड लेक्चर। थैंक यू सो मच।